Assalamu alaikum. So in this video, basically we will discuss the test of thorax plus general anatomy. इसमें हम high yield MCQs और clinical MCQs ही discuss करेंगे, which will help you in further life as well. So सबसे पहले हम देखते हैं MCQs number 1. 32-year-old patient who weighs 275 lb comes to the doctor's office. On the surface of the chest, the physician able to locate the apex of the heart. एपेक्स ऑफ द हार्ट पे आप एपेक्स बीट सुनते हो तो आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। ये आपने फिजियोलॉजी में सारी पढ़ी हुई है, बट थोरेक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? द राइट आंसर इज चार्ली इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। एपेक्स बीट आप लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनते हैं। और इसको अगर और प्रिसाइज करें तो आपका जो क्लेविकल है उसकी मिड क्लेविकुलर लाइन ले, उसको नीचे को ट्रेस करें तो इट विल कोइंसाइड विद अ निप्पल एज वेल। तो उससे स्लाइटली मेडियली, मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन से थोड़ा सा मेडियल अगर हो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, तो वहां पे एपेक्स बीट सुनाई देती है। तो द राइट आंसर इज चार्ली एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन एज वेल एज अ क्लिनिकल थिंग जो आप लोग पूरी जिंदगी देखेंगे। So the next MCQ is: a 31-year-old man was involved in a severe automobile accident and suffered laceration of the left primary bronchus. यानी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस का ना डैमेज हो गया। अब हमने इसके रिलेटेड कोई ढूंढनी है, कोई चीज जो कि मतलब लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से रिलेटेड हो। अब एक बात याद रखें, इस एमसीक्यूज के अंदर 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमेशा एमसीक्यूज में पूछे जाने के लिए फेवरेट रखे जाते हैं। तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, देन मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा वो इसके अंदर है, तो आप लोगों ने वो याद रखने हैं और उनको बेशक लिख लें। इसका आंसर है डेल्टा। इसका राइट आंसर इज द लॉन्गर देन द राइट प्राइमरी ब्रोंकस। जो हमारे पास लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस होता है ना, वो लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द राइट प्राइमरी ब्रोंकस। अब राइट प्राइमरी ब्रोंकस की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ना उसका डायामीटर लार्ज होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस का, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस का डायामीटर कम होता है। जो फॉरेन बॉडीज होती है ना वो ज्यादातर राइट प्राइमरी ब्रोंकस में जाती है, नॉट इन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और जो हमारा राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ना ये वर्टिकल थोड़ा होता है ज्यादा, क्योंकि आपको पता है जो आपके लंग्स है उसमें राइट साइड पे 3 लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसके 2 लोब्स होते हैं। अब 3 लोब्स है वो हैवी है थोड़ा, अब उसने ब्रोंकस को थोड़ा वर्टिकल किया हुआ है। जो आपका लेफ्ट प्राइमरी जो लेफ्ट लंग्स होते हैं ना वहां पे ब्रोंकस थोड़ा सा आपका होता है हॉरिजॉन्टल। उसका आप एंगल देखिएगा बुक से, आपको खुद समझ आ जाएगी। अब जब कोई चीज वर्टिकल है और वर्टिकल है उसमें फॉरेन बॉडी का जाना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल थिंग, क्योंकि वर्टिकल में उसने ग्रेविटी ने उसको नीचे को लेके आना है। दूसरा पॉइंट, जो ये सारे करेक्टर है राइट प्राइमरी के कि वो हमारे पास वर्टिकल भी होता है थोड़ा, उसका डायामीटर भी ज्यादा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस की क्या करेक्टरिस्टिक है, तो उसका जो हमारे पास होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इज longer than the right primary bronchus, which is delta option. So the next MCQ is: a 45-year-old woman presents with a tumor confined to the posterior mediastinum. This could result in the compression of the which of the following structure? So एक बात याद रखिएगा, you should know about the structures passing through the posterior mediastinum, सुपीरियर, मिडल मेडिएस्टिनम। ये सारी मेडिएस्टिनम का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिकॉज जिस मेडिएस्टिनम का ट्यूमर होगा उसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उसके कंप्रेशन होगी। तो इस वजह से अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे देन ही आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास राइट आंसर है बीटा, विच इज descending aorta, because descending aorta is present in the posterior mediastinum, so the tumor of posterior mediastinum result in the compression of the descending aorta. अब जैसे कि ट्रैकिया और आर्च ऑफ एओर्टा है तो आपको पता है कि ये होती है सुपीरियर मेडिएस्टिनम में, सो अगर उधर कुछ हो तो इनमें मसला आएगा। Arch of azygous vein and the phrenic nerve, these are present in the middle mediastinum, so you should have to know everything कि कहाँ पे mediastinum में क्या क्या contents है, because these contents are very important for the viva point of view as well, और उसके अलावा MCQs में भी ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। So the next MCQ is
कि हमारे पास coronary angiography of 44-year-old patient revealed an occlusion in circumflex branch of the left coronary artery. The patient has been suffering from myocardial infarction. अब कोई भी कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन होती है ना, एज ए रिजल्ट किसी स्पेसिफिक एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है. द रीजन इज कि ये एंड आर्टरीज है, इनकी कोई एज सच एनास्टोमोसिस प्रॉपर नहीं होता. अब आपको हर आर्टरी की हार्ट की पता होना चाहिए किधर सप्लाई कर रही है, एंड यू हैव टू नो इट. और ये आप लोगों ने केएलएम से करना है, बिकॉज इट इज वेरी वेल रिटन इन केएलएम, और अकॉर्डिंग टू योर प्रोफ पॉइंट ऑफ व्यू केएलएम से ही ये फॉलो किया जाता है. तो उसमें डिफरेंस और बीडी में डिफरेंस है. सो आई विल प्रेफर कि आप लोग ये हार्ट वाला चैप्टर सारे केएलएम से करें. तो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच किसको सप्लाई करती है? सो बेसिकली ये हमारे पास सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल को. सो द राइट आंसर इज ई. कोई भी आ सकता है आपसे, वो राइट कोरोनरी आर्टरी, वो किसी भी टाइप ऑफ कोरोनरी आर्टरी की सप्लाई पूछ सकते हैं. हर सप्लाई एमसीक्यूज है, तो आप लोगों ने ये सारी अच्छी तरह करनी है. So the next MCQ is: a newborn is readmitted to the hospital with a hypoxia, and upon testing is found to have sign not uh, found to have pulmonary stenosis, dextroposition of the aorta, interventricular septal defect, hypertrophy of the right ventricle. So ये सारे characteristic feature, ये चार features आप लोगों ने याद रखने हैं. These are the characteristic feature of tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, या आप लोग फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हो चैप्टर नंबर 23 में. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बता दूं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमारे पास साइनोसिस होता है. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में ये चारों चीजें हो रही होती है कि आपका एओर्टा बेसिकली ओरिजिनेट कर रहा होता है राइट वेंट्रिकल से. अदरवाइज आपको पता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से करता है, बट इस केस में वो राइट वेंट्रिकल से करता है. उसकी वजह से आपके राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, बिकॉज अब हार्ट ने जो ब्लड पंप करना है उसने पल्मोनरी आर्टरी को और एओर्टा को राइट एट्रियम से करना है, तो राइट वेंट्रिकल से करना है, सॉरी राइट वेंट्रिकल को ज्यादा करना वर्क पड़ेगा, तो उसकी हाइपरट्रोफी होगी. ये मैंने बहुत अच्छे से सर्कुलेशन वीडियो में समझाया हुआ है. अगर पूछिए कोई पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में साइनोसिस होता है, तो इनिशियली इसमें कोई साइनोसिस नहीं होता. सो दिस इज द डिफरेंस जो ब्लड का आता है, वो आप लोगों ने ये भी याद रखना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. सीवीएस जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी का किया उधर भी आता है. ये थोरेक्स में भी पूछा जा सकता है. ये वाइवा क्वेश्चन भी है. ये फिजियोलॉजी में भी है. फिजियोलॉजी का एससीक्यू भी एमसीक्यूज भी है. सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग. सो now we will discuss next MCQs. So the next MCQs is a 8-year-old boy with atrial septal defect. ASD atrial septal defect को कहते हैं. Present to the pediatrician, the congenital heart defect shunts the blood from left atrium to the right atrium. यानी शंट इस तरह हुआ है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जा रहा है राइट एट्रियम में, causing the hypertrophy of the right atrium, right ventricle, pulmonary trunk. Which of the following vein open into the hypertrophied atrium? तो उन्होंने hypertrophied atrium इसमें कौन सा है? right atrium. तो ये बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी वेन hypertrophied atrium यानी right atrium में डायरेक्टली ओपन होगी. अच्छा, इसका आंसर मैं अभी बताता हूँ. उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ. वो इन्फॉर्मेशन ये कि ये बच्चा 8 साल का, यानी ये पैदा हो गया हुआ है, 8 साल का बड़ा भी हो चुका है. इसका कौन सा सिस्टम हाई प्रेशर सिस्टम होगा? इसका जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट एट्रिया, वो हाई प्रेशर सिस्टम है. लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर ज्यादा होता है, राइट एट्रिया में प्रेशर कम होता है. जब हमारे पास होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, तो हमें पता है कि लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर है ज्यादा, राइट एट्रिया में प्रेशर है कम. तो जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में मूव कर रहा होता है आफ्टर बर्थ, क्योंकि आफ्टर बर्थ लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर होता है ज्यादा. तो जब ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आफ्टर बर्थ है, तो उसकी वजह से आफ्टर बर्थ इसमें क्या मैकेनिज्म हो रहा होता है? बेसिकली लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में मूव कर रहा होता है. जब फोरामेन ओवेल बचपन में होता है, जब आप अभी पैदा नहीं हुए होते, तो आपका राइट एट्रिया में प्रेशर ज्यादा होता है. तो फोरामेन ओवेल के थ्रू वो लेफ्ट एट्रिया में जा रहा होता है, ताकि लेफ्ट एट्रिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए, फिर एओर्टा में जाए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो. तो ये बड़ा प्रॉपर मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है. इसलिए फोरामेन ओवेल का फायदा होता है बिफोर बर्थ. बट अगर फोरामेन ओवेल बर्थ के बाद परसिस्ट रहे, तो अब बर्थ के बाद ये ऑपोजिट हो जाती है चीज. बर्थ के बाद लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो जाता है. अब राइट एट्रिया में जितना ब्लड ज्यादा जाएगा, उसको वर्क उतना ज्यादा करना पड़ेगा, उसकी हाइपरट्रोफी. राइट वेंट्रिकल में उतना ब्लड जाएगा, उसको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, उसकी हाइपरट्रोफी.
अब राइट एट्रियम में बेसिकली हमारे पास ड्रेन डायरेक्टली करती है इंटीरियर कार्डियक वेन। सो इंटीरियर कार्डियक वेन डायरेक्टली जो हमारे पास करती है ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम। उसके अलावा ये राइट आंसर है। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं ना, मिडल कार्डिक वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, ओब्लिक कार्डिक वेन, ये पहले ड्रेन करती है कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस देन ड्रेन करता है, तो ये डायरेक्टली नहीं करती। तो डायरेक्टली कौन सी करेगी? इंटीरियर कार्डियक वेन। और राइट पल्मोनरी वेन बेसिकली ड्रेन्स into the left atrium. So the right answer is delta. So the next MCQ is: a 46-year-old patient come to his doctor's office and complains of the chest pain and headache. His computed tomography CT scan revealed a tumor located just superior to the root of the right lung. तो आपको इसकी लोकेशन पता लग गई, superior to the root of right lung. Blood flow to which of the following vein is most likely to be blocked? अब उस वेन का ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा जो उधर से पास कर रही होगी, क्योंकि जब भी ट्यूमर होता है ना, तो ट्यूमर ने क्या करना होता है, जो उसके करीब वेसल्स होती है उनको कंप्रेस कर देना होता है। सो basically now the tumor is going to compress the vessel which is present near the root of the right lung. तो हमें सबकी लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस, एक्सेसरी एजाइगस। सो यू शुड हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन इन द वाइवा। उसके अलावा ये एससीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आर्च ऑफ द एजाइगस वेन। सो बेसिकली द आर्च ऑफ द एजाइगस वेन इज प्रेजेंट नियर द रूट ऑफ द राइट लंग। तो इसकी वजह से ये यहाँ से ना आर्च बना रही होती है। तो ये अगर ट्यूमर होगा ना तो ये वाली ब्लॉक हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज बीटा। उसके अलावा आपको हेमी एजाइगस और एक्सेसरी एजाइगस की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिकॉज ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the next MCQ is: a 56-year-old patient recently suffered from a myocardial infarction in the area of the apex of the heart. So the apex of the heart is very important. तो इसकी कौन सी आर्टरी की ओक्लूजन या हमारे पास सप्लाई रुकी होगी? तो आपको मैंने अगेन बताया कि हार्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, आपको इसकी सारी ब्लड सप्लाई आनी चाहिए बिकॉज ये अगर किसी जगह का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ ना, इसका ये मतलब है कि ये उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो आपको जब उसकी सप्लाई आती होगी तब आप उसकी इन्फार्क्शन के बारे में भी बता सकते हो। सो बेसिकली द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये हमारे पास एपेक्स को सप्लाई करती है। अगर इसका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा या इसकी ब्लॉकेड हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारा जो एपेक्स ऑफ हार्ट है उसकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज चार्ली। So the next MCQ is: a 37-year-old house painter fell from the ladder and fractured his left third rib. And the structure with which it articulated, which of the following structure would most likely to be damaged? तो basically जो हमारी third rib होती है वो articulate हुई होती है। अगर सामने देखें तो sternum से होगी, sternum से, not mammary sternum। और अगर पीछे वर्टेब्रा में देखें तो सेकंड और थर्ड वर्टेब्रा की बॉडी से हुई होती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थर्ड वर्टेब्रा से हुई होती है। तो इधर अगर हम इसमें आंसर देखें, सो द बेस्ट आंसर हियर इज द बॉडी ऑफ द सेकंड thoracic vertebra. So basically it articulates with the body of the second and third thoracic vertebra and the transfer process of the third vertebra. तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है वो बीटा है। So the right answer is beta. So the next MCQ is: a 62-year-old patient with a pericardial effusion comes to a local hospital for aspiration of the pericardial fluid by pericardiocentesis. The needle is inserted into the pericardial cavity through which of the following intercostal space? So pericardiocentesis is very important. तो आपने इसको याद करना है. It is a viva question as well. So इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस स्टर्नम के थोड़ा सा साइड पे, वहां पे नीडल इंसर्ट की जाती है फॉर दिस प्रोसेस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। सो द राइट चॉइस फॉर दिस एमसीक्यूज इज डेल्टा। सो नाउ we are done with the thorax MCQs. Now we will discuss MCQs regarding general anatomy और वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।